ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक जो सैटरडे का वीडियो था आपका, उसकी 2-3 रिकॉर्डिंग हुई हैं। पहली रिकॉर्डिंग मैंने डिलीट नहीं की है, वो दोनों रिकॉर्डिंग शायद 10-10 मिनट की होंगी। उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो गया होगा, आई विल चेक, और उसमें उसके बाद में जो बेस्ट वन होगा वो छोड़ूंगी आपको। ठीक है, और उस दिन का वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज्यादा लेंदी है। अगर हो गया तो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी आप सबको। सो लास्ट टाइम हमने डीएनए का स्ट्रक्चर किया था। आई थिंक लेट मी सी द टाइम, 1 मिनट है अभी भी। लास्ट टाइम हमने जो है डीएनए का स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने उस चीज को बुक में देखा होगा और आपको जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में एक तो रिवीजन में, क्विक रिवीजन आपको फिर से दे देती हूँ। देन आफ्टर आज हम करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए पे चार्ज कैसा होता है हर्षिता? डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? आप आज थोड़ा बहुत आप बताइए पहले। हर्षिता, वो तो भाग गई लो। रजनी, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। डीएनए किन 3 चीजों के से मिलकर बनता है? म्यूट मत करो अपने आप को बार बार। डीएनए किन 3 चीजों से मिलकर बनता है? वो डीएनए, नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजनस हाइड्रोजन। बेसिस। हाँ, आई एम वो आस्किंग कि डीएनए के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं? 3 चीजें है ना डीएनए में मेन, तो 3 यस मैम। कंपोनेंट क्या क्या है उसके? हाँ, क्या क्या है? फॉस्फेट एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट शुगर एसिड नहीं है बच्चे, वो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस। वेस्ट। हाँ जी, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप। टू एक है टाइप्स। प्यूरिन और एक है फिर पैरामिडिन। प्राइमरी। प्यूरिन जो है, एडेनिन ग्वानिन जो है, या एडिनाइन ग्वानाइन जिसको बोलते हैं, वो है प्यूरिन। वो 9 मेंबर्ड रिंग है। और pyrimidine है, वो नेचर में 3 टाइप के हैं। मैंने बोला था उसको याद रखिएगा कट से, CUT, साइटोसिन। ठीक है, यूरासिल यूरासिल, एंड थायमिडिन। बट यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय, प्रेजेंट इन आरएनए। यूरासिल इज ऑलरेडी, हाँ, यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ठीक है, तो आरएनए। ये बोला था। दूसरी हमने बोली थी कि जो 9 मेंबर्ड रिंग है प्यूरिन की, उस पे फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और 9th सेवन। पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्योंकि pyrimidine तो है ही 6 मेंबर्ड रिंग, तो सेम स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो 6 मेंबर्ड रिंग है, वही पोजीशन फर्स्ट और थर्ड पे जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है, म्यूट कर लो रजनी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है बच्चे, अपने आप को म्यूट करिए आप। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेसिस अगर शुगर के साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और अगर उसमें फोस्फेट भी जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर आपको पता है क्या चीज होती है? जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। बट न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? शुगर, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, और साथ में जो है नाइट्रोजनस बेसिस, ये मिलके जो है न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेंगे। और फॉस्फेट अगर हटा देंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड रह जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमने बोला कि एडनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगी, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगी। एडनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और साइटोसिन और जो है ग्वानिन के बीच में दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, उसके बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसको जो है मैं आपको शीट के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये दिख जाए। हाँ जी, तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कल हमने जो किया था डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें हमने बोला था कि बैकबोन जो है डीएनए की, वो किसकी बनी हुई है?
शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, ठीक है। शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ती है, तो इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो ये बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिटिक और एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इसको जो बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो है प्रेजेंट है। अब ये जो है डीएनए के स्ट्रक्चर में दूसरी चीज हमने क्या बोली थी कि एक डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और मतलब दो जो इसमें चेन बोल लेते हैं या टेम्पलेट बोल लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की, वो आपस एक दूसरे के ऊपर जो है कॉइल्ड होती है, ठीक है। और जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर चलेंगे लेकिन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल मतलब अगर ये 3 डैश एंड है तो ये 5th डैश एंड जो है वो होगा, ये 3rd एंड फ्री होगा तो ये 5th एंड जो है वो फ्री होगा, ठीक है। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 20 ऑंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्न में एक मेजर ग्रुप होता है और एक का माइनर ग्रुप होता है। जैसे ये माइनर ग्रुप बताया है तो 12 ऑंगस्ट्रॉम का होगा, जो मेजर ग्रुप है जो वो 22 ऑंगस्ट्रॉम का होगा। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 34 ऑंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। 34 ऑंगस्ट्रॉम जो है इसकी कंप्लीटली एक टर्न जो है वो होगी। गुड मॉर्निंग सोनाक्षी, ठीक है, ये होगी, ठीक है। तो ये जो है वो एक डीएनए का इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जो वो दिया था वाटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, वो ये है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज हम क्या बोलें कि जो मैंने बोला ना कि एक कंप्लीट टर्न जिसको बोल रहे हैं, इसमें मेजर और माइनर ग्रुप है। हमारा डीएनए बी टाइप डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए, सबसे कॉमन डीएनए, तो उसमें इसके बीच में 10 जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर आएंगे। जैसे ये ड्रॉ कर रखा है ना मैंने, ये जैसे एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गए, इसके अलावा मैं ड्रॉ करती चली जाऊं तो 10 पेयर जो है नाइट्रोजन्स के वो आएंगे, ठीक है। 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो इसके आएंगे, ठीक है। और इसकी इन दोनों के बीच की दूरी 0.3 ऑंगस्ट्रॉम जो है, 3/4 ऑंगस्ट्रॉम जो है वो होगी, ठीक है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्हें बार बार रिपीट किया है, ठीक है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। फिर भी अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम होती है कि मैम डीएनए का स्ट्रक्चर हमें नहीं समझ में आया अच्छे से, तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको एक बार जो है वो रिपीट कर दूंगी। अभी हम शुरू करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। रेप्लिकेशन आपने वर्ड पढ़ा था जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर हमने जो है इंटरफेस में हमने ये पढ़ा था, रेप्लिकेशन फेज जो है इंटरफेस में हम ये वर्ड सुना था अपने, डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सो अब आ जाइए द रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस बोलते हैं रेप्लिकेशन। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या है, एग्जैक्ट कॉपी जो है, कार्बन कॉपी जो है वो बनती है डीएनए की, ठीक है। और ये कहां पर होती है डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें इन प्लेस ड्यूरिंग दी, कहां पर होती है, एस फेज याद है आपको, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में जो है सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, ठीक है। अगर सेल डिवीजन जो है अगर नहीं होती, मतलब मान लीजिए कि आपका सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और मतलब और रेप्लिकेशन हो गई और सेल डिवाइड नहीं हो पाया, तो क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या है, डबल हो जाएगा, ठीक है। कि हम बोल रहे हैं कि जब भी डीएनए जो है इंटरफेस में रेप्लिकेट करेगा डिवीजन से पहले, ठीक है, तो वो क्या है, इसलिए रेप्लिकेट कर रहा है कि 2 कॉपी बराबर चले जाएं, ठीक है, डॉटर सेल्स में। अगर ये जो है डिवीजन नहीं हो पाता है तो डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको हम पॉलीप्लॉइडी जो है बोलते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ी थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में,
ठीक है, पॉलीजोमिक, ठीक है। रेप्लिकेशन, अब जो है रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको हम बोलते हैं इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। क्यों बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव बेटा हम इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्यों बोल रहे हैं बच्चे सेमी कंजर्वेटिव? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीएनए जो फॉर्म हो रहा है उसमें हाफ जो है, मतलब जो नया डीएनए बनेगा उसमें हाफ स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड मतलब पेरेंट का होगा और हाफ जो है वो नया फॉर्म होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और डीएनए का स्ट्रक्चर जो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, ये भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, ये है ना डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे फिफ्थ प्राइम या फिफ्थ डैश बोल देते हैं, 3 डैश बोल देते हैं, ये 3 है, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो ये जो एंड होता है, तो इसमें एक एंड जो है हमारा वो किसकी तरह एक्ट करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मतलब उसके पास जो है खूबी है कि वो नया जो है स्ट्रैंड बना सके, ठीक है, नया स्ट्रैंड जो है वो बना सके, ठीक है। तो अब ये अलग अलग हो जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए अलग हो गया, तो जैसे हमें मालूम है यहाँ पर एडनिन है, यहाँ सपोज साइटोसिन है, यहाँ ग्वेनिन है, और यहाँ थाइमिन होगा, ये ग्वेनिन होगा, ये साइटोसिन होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एडनिन के गेस थाइमिन आ जाएगा, यहाँ साइटोसिन के गेस ग्वेनिन आ जाएगा, ग्वेनिन के गेस साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन डबल बॉन्ड में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन, और यहाँ ग्वेनिन। तो ये दो नए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जा रहे हैं। ये जो है वो ओल्ड हैं, दीज आर ओल्ड स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको बोल रहे हैं, और ये क्या बन गया, नया। यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर ये न्यूक्लियोप्लाज्म से जो आकर इसके क्लास जुड़ गए, तो ये नया स्ट्रैंड बन जाएंगे, दो नए स्ट्रैंड बन गए और दो जो है वो पुराने स्ट्रैंड हैं। तो इसकी वजह से जो है डीएनए रेप्लिकेशंस जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कही जाती है। इसमें 2 एक्सपेरिमेंट है इसके रिगार्डिंग दिए गए, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट चलो हम सिंपल वाला है पहले वो कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, जिसको क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये दिया था हमें टेलर एटल ने 1957, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो ब्रॉडबीन क्या होती है बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के दिनों में इसी चौड़ी चौड़ी सी फलियां आती हैं, फ्लैट सी फलियां होती हैं, आपने देखी होंगी शायद, ठीक है, फ्लैट सी फलियां होती हैं बिल्कुल चौड़ी चौड़ी सी, उनको बोलते हैं ब्रॉडबीन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी रूट्स जो थी ब्रॉड बीन्स की, उनको रेडियो एक्टिव जो है थाइमिन उनको सप्लाई कर दी कुछ दिन के लिए, तब तक करी जब तक सारे क्रोमोसोम जो है डिवाइडिंग सेल के वो क्या ना बन गए रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो किसकी ली, रूट्स ऑफ ब्रॉड बीन, ठीक है, चपटी सी बेर होती है, बिसिया फावा इसको बोलते हैं, सर्दियों के दिनों में बहुत कॉमन होती है ये बिसिया फावा। क्या, रूट्स ऑफ ब्रॉड बीन्स दे आर ट्रीटेड या फिर सप्लाइड विद क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडिन, ठीक है। कितने के लिए, फॉर फ्यू डेज, जब तक कि कहां तक, जब तक सारे क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल्स के जो हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं हो गए, तब तक उन्होंने क्या किया, उसको जो है रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की। उसके बाद जो है रेडियो एक्टिव केमिकल जो है वो विड्रॉ किया गया और उसमें से, और रिप्लेस किया गया विद नॉन एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। देन रेडियो एक्टिव chemical was withdrawn and replaced with non-radioactive chemical, और उसके बाद जो है
सेल साइकिल को जो है वो स्टडी किया गया। तो इसमें क्या देखा गया कि जो फर्स्ट जनरेशन जो है, जब थायमिन रिमूव करी गई तो उसमें से एक क्रोमेटिड जो था वो फिर भी जो है रेडियो एक्टिव रह गया, जबकि दूसरा जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने सेकंड जनरेशन जो है वो देखी, तो उसमें जो है वो 50% जो थे लेबल्ड थे, 50% जो है अनलेबल्ड थे। इसको डायग्राम्स के थ्रू हम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, जो लेट्स स्टार्ट विद दी डायग्राम। ठीक है, सो दैट आपको क्लियरली पता लग जाए। ठीक है, तो क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने रूट्स ली थी विसिया फैबा की, और उसको जो है ट्रिएटेड या ट्राइएटेड जो है थायमिडिन के साथ जो है ट्रीट किया था। तब तक ट्रीट किया जब तक उसके सारे क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम है मान लीजिए, तो ये कैसा क्रोमोसोम है, ये लेबल्ड क्रोमोसोम है। कौन सी किस चीज से लेबल किया गया है, इसको जो है लेबल किया गया है ट्रिटिएटेड, रेडियो एक्टिव वर्ड यूज करिएगा, रेडियो एक्टिव, सॉरी, ट्रिटिएटेड थायमिडिन। ठीक है, अब उसके बाद जो क्या करा, उसके बाद जो है ये उस में से सारी की सारी जो आपके सैंपल में डाली हुई ये थायमिडिन थी वो निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद फिर से उसको ग्रो जो है वो करवाया गया। तो जब ग्रो करवाया गया तो क्या देखा उन्होंने कि अब भी जो है वो लेबल्ड जो है वो थाइमिन जो है वो स्ट्रक्चर में मिली। ठीक है, एक स्ट्रैंड लेबल बोलेंगे, ठीक है इसका, और एक जो है वो न्यू फॉर्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड बोल रहे हैं, तो आधी जो है लेबल्ड है और आधा जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, दिस वन इज द लेबल्ड। ठीक है, और ये कौन सा है, अनलेबल्ड। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन आई, ये फर्स्ट जनरेशन आई, जब हमने क्या करा, जब हमने रिमूव करा जो है रेडियो एक्टिव थायमिन। उसके बाद जो है फिर से जब इन्होंने देखा, ठीक है, फिर से इन्होंने देखा, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आएगी, सॉरी फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो अब इसमें से भी देखेंगे तो क्या करेगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड है, तो इसमें से आप अंदाजा लगा लीजिए, देख लीजिए कि दिस वन की इसमें से एक स्ट्रैंड तो जो है ये आएगा। ठीक है, और एक जो है वो न्यू फॉर्म होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला स्ट्रैंड जो है वो दोनों क्या है, ये वाले रहेंगे। इधर दिस वन, इसमें से ये स्ट्रैंड अनलेबल्ड आएगा, नेक्स्ट वन इज लेबल्ड, देन अनलेबल्ड। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में हाफ स्ट्रैंड जो है हमारे पास वो ये स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके की जो है हमारे पास सेकेंड जनरेशन आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। सेमी का मतलब हो गया कि एक तो है ये जब डिवाइड किया एक स्ट्रैंड तो यही रह गया। ठीक है, और दूसरा जो है अनलेबल्ड वाला ये वाला फॉर्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अनलेबल्ड था ही, तो इसके साथ दूसरा अनलेबल्ड आया। ठीक है, इधर जो है ये लेबल्ड जो है, ठीक है, ये दो लेबल्ड कंप्लीटली जो है वो प्रेजेंट हुए। ठीक है, दो अनलेबल्ड जो है वो कंप्लीटली जो है दिस वन ये वाला आएगा, ये अनलेबल्ड वाला ये होगा ना, ये गलत ड्रॉ कर दिया हमने, दिस इज द, ये कंप्लीटली अनलेबल्ड होगा। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, ये मैंने उधर से ड्रॉ कर दिया अनलेबल्ड, और ये वाला इसमें एक लेबल्ड आएगा और एक अनलेबल्ड आएगा। तो ये विसिया फैबा में जब देखा तो ये जो था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मिला, टेलर एट अल ने किया। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा मिजल्सन और स्थैल वाला जो है वो आता है। ठीक है, तो इसमें डीएनए इज सेमी रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव mode of replication. DNA has, yeah, DNA is semi-conservative mode of replication. ठीक है, थोड़ा मैं दूसरा कलर स्केच यूज करती हूँ सो दैट आपको इजीली जो है वो दिख जाए। ठीक है, तो बेटा इसमें इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, अब हम भी वही वाला बैक्टीरिया लेंगे, दैट इज दी एस्चर्शिया कोलाई। आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा है बेटा, आपको लेटर सही दिख रहे हैं?
यस मैम। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक जो एस्चर्शिया कोलाई जो बैक्टीरिया जो था, ठीक है, और जो सब में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो उसको एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन्होंने लिया। किसने लिया? साइंटिस्ट कौन से थे? सिंपल, अगर आपके बुक में या आपको पेपर में आएगा तो सीधे वो मिजल्सन और स्लैथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। पूरा नाम है इनका एम मिजल्सन एंड FW स्थैल, STAHL। कौन सा ईयर था? 1958। 1958 में मिजल्सन और स्लैथ ने क्या किया? दे ग्रू दी कॉलोनीज। कॉलोनीज हम बोलते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, तो जब बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस वर्ड को हम कॉलोनीज बोल देते हैं, ठीक है। तो दे ग्रू दी कॉलोनीज ऑफ किसकी? मैं सिंपली लिख दे रही हूं अब ई कोलाई, एस्चर्शिया कोलाई को अब मैं क्या लिख दे रही हूँ? ई कोलाई, क्योंकि हम एक बार जो है पूरा नाम इसका लिख चुके हैं, तो अगर एक ही चैप्टर में, एक ही पेज पे ये बार बार रिपीट होता है तो हम फिर शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? दे ग्रू दी कॉलोनीज ऑफ एस्चर्शिया कोलाई फॉर सेवरल जनरेशन। एक जनरेशन जो होती है बेटा वो होती है 20 मिनट्स की, ठीक है, फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है। 20 मिनट बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है, ठीक है। ऑन किस पे? कल्चर मीडियम, जो उसका खाने का जगह होती है, जो खाने का मीडियम होता है, उसको हम बोल देते हैं कल्चर मीडियम। उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो है उसके आइसोटोप जो है वो डाल दिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? दे यूज दी रेडियो एक्टिव isotopes of अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। क्या डाला उसमें? विद हैवी आइसोटोप, या जिसमें जो है आइसोटोप किसके डाले? नाइट्रोजन जो थी, नाइट्रोजन N15। N14 नॉर्मल होती है और N15 जो है उसमें उन्होंने जो है वो क्या यूज की? रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन जो है उन्होंने यूज की। मिजल्सन और स्थैल ने जो है रेडियो एक्टिव, क्या आ जाएगा? NH4, ठीक है, क्लोराइड है, और नाइट्रोजन कौन सी है? ये 15 लेबल्ड वन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने जो रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप जो है वो डाल दिया, मतलब जो मीडियम था ना, जो खाने का सब्सटेंस वो था, जैसे एक पेट डिश थी, उसमें उसने बैक्टीरिया ग्रो किए, और उस बैक्टीरिया में जो उन्होंने नाइट्रोजन डालना था वो क्या कर दिया? लेबल्ड डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में नाइट्रोजन जाता, तो अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन जो थी वो, उसके बाद जो है अब सारा का सारा डीएनए जो है वो एन आपका जो आइसोटोप इसमें N15 जो है वो आ गया होगा, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो क्या कह रहे हैं इन्होंने कि फिर उस बैक्टीरिया को, जो लेबल्ड बैक्टीरिया है, मान लीजिए अब मैं ये ले लेती हूँ कि सपोज ये वाला उन्होंने कल्चर मीडियम डाला, क्योंकि मैं बैक्टीरिया ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सीधा डीएनए पे आ जा रहे हैं हम, ठीक है, कि ये ऐसा बैक्टीरिया का डीएनए है जिसकी नाइट्रोजन जो है वो लेबल्ड है, N15 डीएनए है ये, ठीक है। एक ऐसे मीडिया पर क्या प्रेजेंट है जहां पर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और 20 मिनट के बाद इन्होंने देखा, ठीक है, कि अब देखते हैं कि ये जो डीएनए है जो हमने लेबल लिया था, बट हमने उसको शिफ्ट नॉर्मल मीडियम में कर दिया है, देखते हैं कि इसका डीएनए क्या है। तो 15 मिनट के बाद क्या होता है बेटा? अब इसमें जो है ये से करते हैं, चलो सपोज, तो इसमें क्या करेंगे? अब एक स्ट्रैंड जो है वो शिफ्ट होगा, है ना, ये डिवाइड करेगा तो एक स्ट्रैंड एक डॉटर सेल को जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है दूसरे डॉटर सेल को जाएगा, ठीक है। या तो ये मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये था, ठीक है, और एक स्ट्रैंड जो है ये था, ये दोनों डॉटर सेल्स को गया, और ये कौन सा है? लेबल्ड है। तो दूसरी तरफ जो है कौन सा स्ट्रैंड नया फॉर्म हो जाएगा इसमें? ये नॉर्मल, ये जो है दिस इज, इसमें नाइट्रोजन जो है नॉर्मल है,
14 डीएनए है ये हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्मल है, जो कि अनलेबल्ड जिसको कहेंगे, ठीक है। और ये वाला कौन सा है ऊपर वाला, दिस इज दी N15 डीएनए, ठीक है, N15 डीएनए। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड का क्या मतलब हुआ कि इसमें आधा, एक जब डॉटर जनरेशन जब बनेगी तो एक पेरेंट अपना एक स्ट्रैंड ही एक डॉटर को देता है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया अपने आप फॉर्म करता है, तो इसको वो क्या बोलेंगे, सेमी, मतलब आधा ही डीएनए कंजर्व हुआ, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, ठीक है। अब दूसरी जनरेशन अगर पहली जो है 20 मिनट में आ जाएगी तो दूसरी भी 20 मिनट में आएगी, तो 40 मिनट के बाद, ठीक है, टोटल अगर हम काउंट करें तो नेक्स्ट ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन। अगर 20 मिनट के की बाद फिर और ऐड कर दीजिए, मतलब 40 मिनट, टोटली 40 मिनट के बाद जब उन्होंने दूसरी जनरेशन देखी तो वो भी कैसी थी, वो जनरेशन जो थी वो सेकंड जनरेशन जिसको हम कहेंगे, ठीक है, सेकंड जनरेशन, वो भी सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है वो शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ कितने स्टैंड है बेटा, देखिए ये है ना, दो बने टोटल, बट ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो इन सबको आप अलग अलग करके देख लीजिए, तो आपका जो है वो उस तरीके से जो है वो डीएनए फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, दिस इज कि ये हमारा जो है N14 है, सपोज दिस इज, अगर हम लेते हैं ये N या N15 से ले लीजिए, पहले वाले स्टैंड से ले लीजिए, सपोज ये N15 है, तो N15 आएगा, एक स्टैंड ही आया, ठीक है। तो एक अनलेबल्ड है तो लेबल्ड है तो दूसरा कैसा आ जाएगा, लेबल्ड, ठीक है। उसके नीचे वाला कौन सा था, दिस वन, ठीक है, अनलेबल्ड, तो ये दोनों ही अनलेबल्ड थे, ठीक है। तो इसका ये क्या आ जाएगा, अनलेबल्ड, ये तो हो गया N14 और ये N15, ये दोनों ही जो है N14 है, अनलेबल्ड डीएनए है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाइए, सेम प्रोसेस वही है, तो एक जो है हमारा क्या है, लेबल्ड है ना, ये लेबल्ड है, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, दूसरा स्टैंड कौन सा होगा, अनलेबल्ड, नीचे वाला कैसा है, दिस वन, दिस इज अनलेबल्ड, ठीक है, N14 नॉर्मल, तो इसके अगेंस्ट जो है वो नॉर्मल ही डीएनए आएगी। तो इसके दोनों ही स्ट्रैंड जो कैसे हो गए, दैट इज द N14 डीएनए, और ये दोनों कैसे, ये कैसे हो गए, अगर इसको रफली इनको ही देख लिए जाए सीधे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये हाइब्रिड, हाइब्रिड बोलेंगे ना, N14 N15, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया हमारे पास, ठीक है, N15 और दिस इज वन दी N15 डीएनए प्लस N14 डीएनए, जिसको हम हाइब्रिड वर्ड बोल लेते हैं। तो दो तो हमारे पास टोटली जो है वो क्या बन गए, न्यू, और दो जो है हमारे पास क्या बन गए, वो हाइब्रिड जनरेशन आ गई। तो 50% जो है हमारे पास हाइब्रिड है और 50% जो है हमारे पास न्यू जनरेशन है। इसी चीज को आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो, थर्ड जनरेशन कैसी होगी, फोर्थ जनरेशन कैसी होगी। तो जो हमारा ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो दिखाता है, जो हमारा डीएनए में, कि हाफ जो है वो पेरेंट से मिलेगा और हाफ, मतलब आधा स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से आएगा, आधा स्ट्रैंड जो है वो न्यू फॉर्म होगा। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा जो बोल रहे हैं कि अगर आप 60 मिनट के बाद अगर आप देखते हैं तो क्या बनेगा, तो उसमें भी जो है 2 टाइप ऑफ डीएनए बनेंगे, 2 इंटरमीडिएट बनेंगे और 2 लाइट। लाइट हम इसको बोल रहे हैं, लाइट हम किसको बोल रहे हैं, N19 जो है वो लाइट आइसोटोप है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है इसकी मिलेगी कि 50% जो है इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है, और 25% जो है वो आपके जो है वो नॉर्मल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन दर जनरेशन जब आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हाफ पेरेंट से और हाफ जो है वो न्यू जो है वो डीएनए जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इस चीज को हम कहेंगे, ठीक है। तो ये मिजल्सन और स्लैक जो है उन्होंने पाया कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी हाइब्रिड और इंटरमीडिएट, ठीक है, कि ये वाली बेटा, दिस वन, कि फर्स्ट जनरेशन जो थी ये क्या थी, हाइब्रिड, ठीक है, ये तो हाइब्रिड थी, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बताया कि जो 40 मिनट बाद जो जनरेशन ली, ठीक है, उसमें 50% डीएनए जो थे वो लाइट थे, जैसे ये देखिए, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये दिस वन, 50% जो थे वो लाइट थे, ठीक है, और 50% जो तो वो क्या थे, इंटरमीडिएट, 50% जो थे वो इंटरमीडिएट थे। और अगर थर्ड जनरेशन जब हम देखें 60 मिनट के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 टाइप ऑफ डीएनए बनेंगे, 25% जो है वो इंटरमीडिएट रह जाएंगे,
ठीक है, और लाइट का नंबर अब इंक्रीज हो जाएगा कितना, 75%। आप ये नंबर ही नोट कर सकते हैं, 75 जो है वो लाइट बन जाएंगे। ठीक है, तो रेशो क्या हो जाएगी, 1:3 रेशो जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब दो स्ट्रैंड डीएनए डुप्लेक्स के जब रेप्लिकेशन के टाइम सेपरेट होते हैं, तो उसमें एक जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जो फॉर द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का जो है वो कंजर्व रहता है डॉटर में, जबकि नया जो है वो सिंथेसाइज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ अ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ अ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डीएनए की कौन सी फेज में, जो सेल साइकिल की एस फेज में होती है। अब ये तो सिंपल प्रोसेस था बेटा कि जो हमने जनरली बोल दिया कि ऐसे जो है रेप्लिकेशन होती है कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल रहता है, एक स्ट्रैंड जो है वो नया फॉर्म होता है। लेकिन अगर ये पूरा स्टेप किस तरीके से होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्टेप है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो इसमें लगती हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्पॉट से जो है वो शुरू होता है रेप्लिकेशन। मींस अगर रफली हम यहाँ कहें, जैसे पीछे वाले पेजेस में मैंने जहाँ ड्रॉ किया था आपके लिए, जस्ट वेट ऑन, हाँ, कि जैसे मान लीजिए ये बता रहे ना कि ये जो इस तरीके से अनवाइंड जब होना शुरू होता है, तो रेप्लिकेशन एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होती है, उस हम पॉइंट को बोलते हैं ओराई, या फिर उसको बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या क्या बोलते हैं, ओराई वर्ड बोलते हैं उसको, और वर्ड क्या बोलते हैं हम, ओराई वर्ड बोलते हैं। आई थिंक इट इज ओनली 30 मिनट हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो प्रोसेस था ना सिंपल। अब जो मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वाइट लेंदी प्रोसेस है, कल भी चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जितना हम आज कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, so the next is mechanism, very important, very important, not very important but very important topic is this mechanism of DNA replication। ठीक है, कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो है बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो चाहिए हमें। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या चाहिए, प्रोटीन फैक्टर्स चाहिए एंड आइंस चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या चाहिए, आइंस चाहिए। ठीक है, तो ये डीएनए का प्रोसेस जो है, डीएनए रेप्लिकेशन, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें देखेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन शुरू होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको बोलते हैं ओराई। ठीक है, बैक्टीरियल और वायरल डीएनए जो है उसमें सिंगल ओराई होते हैं, मतलब जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है और वायरल जो हमारा डीएनए है उसमें सिंगल ओराई होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ ओराई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ नंबर ऑफ ओराई। ठीक है, बिकॉज उनका जो है लार्ज साइज होता है और साथ में एसोसिएशन जो प्रोटीन्स की है वो डिफरेंट है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है इसमें सिंगल ओराई जो है या यूनिट ऑफ रेप्लिकोन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, ना हो तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट चीज क्या हम बोले, पहली चीज क्या होनी चाहिए इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन, अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लर्न कर लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर होगा जहां पर डीएनए के ना रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बार बार जो है डीएनए के कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो रिपीट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होंगे, ठीक है, वो बार रिपीट होंगे। ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जिनको हम बोलते हैं, वहां से स्टार्ट होंगे। अब इसमें याद रख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल हैज सिंगल ओराई, हैज सिंगल ओराई। ठीक है, ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर एज
has several ori, उनके पास बहुत ज्यादा और आई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ड्रोसोफिला आपने पढ़ा है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में 3500 और आई इन ड्रोसोफिला। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें 3500 और आइस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा वहां पर ना, जहां पर वहां पर बार मतलब वहां पर बार बार जो है ऐसे हो सकता है कि ए रिपीट हो रहा हो, टी 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 रिपीट हो रहा हो, मतलब एडनिन एडनिन थायमिन थायमिन साइटोसाइट, अब बार बार रिपीटिंग यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर की जो है वो होगी, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास उसके पास एक ही है वो होगी, ठीक है। तो इसीलिए रेप्लिकेशंस जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोकैरियोटिक सेल में होगी, इसलिए उसको क्या कह देंगे, बाई डायरेक्शनल। और एक जो एक डायरेक्शन में होगी उसको यूनि डायरेक्शनल कह लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें कितना 35 मिनट्स हुए हैं आपके। अब आता है कि तक बढ़ लिए कि कितने ओराई हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में एक ओराई है, यूकैरियोटिक्स में ज्यादा ओराई जो है वो होते हैं, ठीक है। और वेक्टर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो ओराई से जो है वो किस लिए लिया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेने के लिए किया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, कि जब हम दो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, उनका डिजायर्ड डीएनए, मतलब हमारा जो डिजायर्ड डीएनए जो है उसको जो है किसी डीएनए में अगर हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो दो का कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं। तो ऐसे ही डीएनए नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे मच्छर होता है, आपने पढ़ा है फीमेल एनोफ्लिस, तो वो क्या करती है, वो एक तरह के वेक्टर का काम करती है। फीमेल एनोफ्लिस क्या करती है कि बीमार जो है जिसको मलेरिया हुआ है उसकी बॉडी से वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को लाती है और हेल्दी वाले के बॉडी में ट्रांसफर करती है। तो उसका क्या काम है, एक वेक्टर की तरह काम है, ठीक है, एक व्हीकल की तरह काम है, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। इसी तरीके से जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, वहां पर भी जो वेक्टर नाम की चीज होती है, और वो वेक्टर क्या करता है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो इसमें रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में जो है वो एंजाइम, मेन एंजाइम जो है दैट इज दी डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो लगता है, ठीक है। क्या नाम, पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास लगता है, ठीक है। तो एंजाइम्स अब लिख लें हम, यहाँ लिख लेते हैं अगर हम कि एंजाइम्स कौन से लगते हैं। तो एंजाइम्स रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं आपसे, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें कौन से एंजाइम्स जो हैं वो लगते हैं। तो मेन एंजाइम याद रखिएगा, द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट जो है उसकी पॉलीमराइजेशन के लिए किया जाता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है ना प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में ये एंजाइम्स जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है 3 टाइप्स होंगे, ठीक है। इट हैज अ 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, 3 तरह के
जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। अब आ जाइए यूकैरियोट्स में कितने तरह के होते हैं। तो यूकैरियोट्स में जो है ये एंजाइम्स जो है वो होते हैं 5 टाइप के, ठीक है। इट हैज अ 5 टाइप, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला एंजाइम जो है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज बीटा, दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज ईटा, देन डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज ईटा, ठीक है। अलग अलग तरह के 5 टाइप्स के एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में बता रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्रूफ रीडिंग में काम आता है। प्रूफ रीडिंग समझते हो आप बेटा? प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखा, मान लीजिए मैंने कोई ऐसी बुक लिखी, ठीक है। तो हो सकता है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो मैं अब किसी दूसरे इंसान को ये दूंगी कि पढ़िए उसको, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई है, पब्लिशिंग से पहले हम उसको एक बार रीचेक करेंगे। अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक रह गई होगी तो उसको करेक्ट करेंगे, तो उसको बोल देते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किस में काम करता है, वो प्रोकैरियोट्स में क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग मतलब पढ़ेगा, और अगर कोई टूट फूट होती है तो उसको रीअपेयर करेगा, मतलब उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या करता है, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है वो मेनली जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, मींस वो स्पेशलाइज्ड है, उसका काम जो है सिर्फ कि जो सॉरी रिपेयर 1 नहीं कर पाता वो डीएनए पॉलीमरेज 2 करेगा, तो दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिपेयर एंजाइम, ठीक है। तो वो रीअपेयर करेगा, ठीक है, रीअपेयर करेगा। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करेगा, दैट टेक पार्ट इन रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सब रेप्लिकेशन करता कौन सा है, तो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो वो रेप्लिकेशन में मेनली पार्ट कौन करेगा, पॉलीमरेज 3 जो है दैट टेक पार्ट इन अ रेप्लिकेशन, वो जो है रेप्लिकेशन में जो है वो काम करेगा। ये तो सारी प्रोकैरियोट्स थी, ठीक है। बट यूकैरियोट्स में कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है। तो यूकैरियोट्स जो है बेटा, ठीक है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशंस जो है वो हेल्प होती है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा में, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज आपको ज्यादातर जो है एग्जाम में वो प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जो हमारा यूकैरियोट्स है उसका जितने भी प्रोसेस हैं वो थोड़े से लेंदी टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो किसमें करता है, दैट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। वो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो कि प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा था, वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा याद लिख लिया, वो यूकैरियोट्स में जो है वो करता है, ठीक है। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, दैट पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है, दैट इज अल्फा इज हेल्प्स इन इनिशिएशन, मतलब शुरू करता है, हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जहां से शुरू होगी तो वो कौन करेगा, अल्फा, ठीक है। उसके बाद बीटा क्या करता है, दूसरा वाला जो है दैट इज बीटा। तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा दैट इज हेल्पिंग दैट डू डीएनए रिपेयर, वो क्या करता है, दैट डू डीएनए रिपेयर। अगर कहीं पे टूट फूट जो है हो गई है तो उसको वो करेगा बीटा, ठीक है। देन गामा, मैम ठीक है, दैट इज, हाँ जी बोलिए क्या हो गया, टाइम मैम। गामा इज टाइम, ओके बेटा खत्म कर रही हूँ, फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर जो है वो करेगा हमारा डेल्टा, और ईटा जो है वो करेगा पॉलीमरेज एक्टिविटीज, पॉलीमरेज एक्टिविटीज इन
HeLa cells। कल करते हैं बेटा इसको फिर, ठीक है? अभी इतना कर लीजिए, बाकी कल करते हैं, ठीक है? ओके, यू मे लीव। बेटा छोड़ दीजिए, अगर आपका बहुत ज्यादा हो गया है टाइम, ठीक है, तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है? ओके बेटा, आप लीव करिए क्लास को इफ इट इज अ टाइम ऑफ योर बायोलॉजी क्लास। तनुजा बेटा आप रेगुलर नहीं रह रहे हो, आप क्लास में कल भी बहुत लास्ट में आए थे, मोस्टली आजकल आप बीच में छोड़ के चले जाते हो क्लास। तनुजा रेगुलर हो जाओ मैम बेटा। कल से, यस मैम कल से कल तो बेटा, रेगुलर हो जाएंगे। हाँ कल से हो जाएंगे ना बेटा, बट मैं आज की और कल की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि कल तो नेटवर्क इशू था, सभी के साथ था। बट आप छुट्टियों से पहले भी मैंने ऑब्जर्व किया था कि आप बीच बीच में छोड़ जाते थे। सिर्फ एक क्लास में तो सिर्फ रजनी थी एक दिन, कि बाकी सारे बच्चे जो नहीं थे। तो रेगुलर हो जाइए बच्चे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है? तो आप रेगुलर हो जाइएगा। ओके बेटा, नाउ यू मे लीव द क्लास। रजनी आप भी बेटा।